Hello everyone, welcome to my channel Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to discuss 27th June 2021's daily current affair. So let's get started. So our first news is नशा मुक्त भारत अभियान। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि 26 जून को एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से मनाया जाता है। तो अगर हम किसी भी दिन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देते हैं, एक अलग से दिन एलोकेट करते हैं, वो दिन उस इश्यू के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग से एलोकेट किया जाता है। तो 26 जून को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इसलिए मानते हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता पैदा हो कि ड्रग्स का हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना बुरा असर है। और जो 2021 का थीम था इस दिन का, वो है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स, कि सही से फैक्ट्स डेटा शेयर करो। ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज या जो लोकल लेवल की अथॉरिटीज है उनको बताया गया है कि अगर आप सही फैक्ट्स हमें देंगे कि कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है, सेल परचेज जो इलीगल तरीके से होती है, अगर हमारे पास ये चीजें सामने आएंगी तब हम जिंदगियों को बचा सकते हैं। सो इस दिन के ऊपर इंडिया में क्या हुआ, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं श्री थावर चंद गहलोत जी, उन्होंने एक वेबसाइट को लॉन्च किया फॉर नशा मुक्त भारत अभियान। इस वेबसाइट से अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों को ड्रग्स के इल इफेक्ट्स का पता चलेगा। और जो हमारे सेक्रेटरी हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के आर सुब्रमण्यम जी, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी देश को नशा मुक्त करवाने में हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि ऑफिशियली वेबसाइट के तौर पर अब लॉन्च हुआ है ये। और उन्होंने ये भी बताया कि जल्दी ही इंडिया की 100 डिस्ट्रिक्ट्स को हम पूरी तरह से ड्रग फ्री नशा मुक्त डिक्लेयर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट कम्स सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। रिसेंटली जो हमारे करंट विजिलेंस कमिश्नर थे श्री संजय कोठारी जी, उनका टर्म कंप्लीट हो गया है 23 जून को। तो अब एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया है? श्री सुरेश एन पाटिल जी को। ये पहले विजिलेंस कमिश्नर थे, अब इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर से अपॉइंट किया गया है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या? बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो रहता है रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ करप्शन, कि जितने भी करप्शन से रिलेटेड मैटर्स हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1964 में इस्टेब्लिश की गई। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि ये एक लॉ में पास हुई। जो ये बॉडी है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनी? ये कमेटी का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी हेड के अंडर बहुत बारी एमसीक्यू के रूप में आया है एग्जाम्स में। सो द नेम ऑफ द कमेटी इज सांथानाम कमेटी, और ये 1962 टू 64 के बीच में कॉन्स्टिट्यूट की गई और इसने टाइम टू टाइम अपनी रिकमेंडेशंस दी। 2003 में एक लॉ पास किया गया पार्लियामेंट में, आफ्टर विच सीवीसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो ये स्टैट्यूटरी बॉडी किस साल बनी? 2003 में। So now comes our most important topic. You can definitely 100% expect a question from international current affair topic from this topic in all the upcoming exams, be it UPSC, PPSC, or for that matter any Punjab state government exam like Patwari, sub inspector. This is the most important topic. So let's get started with it. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसको हम बोलते हैं, इसने रिसेंटली माल्टा, हाइती, फिलीपाइंस और साउथ सुडान को ग्रे लिस्ट में डाला है। सो ये 4 कंट्रीज के आपको नाम याद रखने हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने जो माल्टा है, एक यूरोपियन यूनियन मेंबर है, एक मेडिटेरेनियन आइलैंड नेशन है, इसको ग्रे लिस्ट में डाला है और साथ ही 3 और कंट्रीज को डाला है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? माल्टा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा? बाकी 3 कंट्रीज भी डाली है नो डाउट, बट हमारा मेन फोकस है माल्टा के ऊपर। क्यों? क्योंकि किसी यूरोपियन यूनियन की एक मेंबर कंट्री को इस तरह से ग्रे लिस्ट में डालना एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है।
और इससे एक डैमेजिंग इम्पैक्ट पड़ता है उस नेशन की इकोनॉमी के ऊपर. So this is a matter of concern for Malta, which is a Mediterranean island nation and it is a part of European Union. So ये 3-4 फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने. अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं. पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और सीरिया. ये 3 कंट्रीज ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में हैं. अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो 1989 में इस्टेब्लिश की गई जब G7 समिट हुआ था पेरिस में. G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशन जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेड्स में पढ़ा है, जब ये इसका समिट हुआ पेरिस में तो वहां पर एक इन्होंने FATF के नाम से बॉडी तैयार की. इस बॉडी का मेन एम क्या था. बेसिकली इसका मेन फोकस है कि जितनी भी टेरर फंडिंग होती है, आतंकवादियों को पैसे दिए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या किसी भी तरह की किसी कंट्री की इंटेग्रिटी को कोई थ्रेट आता है रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इन सब चीजों को रेगुलेट करना इफेक्टिवली, एक सेट स्टैंडर्ड्स तैयार करने, प्रॉपर चेक्स रखने कि क्या टेररिस्ट को फंडिंग हो रही है, क्या कोई कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इन सब चीजों का ध्यान रखना एंड मेजरली रिलेटेड टू फाइनेंस, कि टेररिस्ट को पैसे पहुंचाने, इस चीज का मेन फोकस. कौन सी कंट्रीज ये चीज कर रही हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि वो कंट्री कहीं ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट कर रही है. The objective is to set standard and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, other related threats to integrity of the international financial system. और इसके हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, पेरिस में. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब हम देख लेते हैं कि जो FATF है उसमें 2 तरह की लिस्ट होती है. एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो हमें सिर्फ लगता है कि हाँ वो फंडिंग कर रही हैं, उनको एज अ वार्निंग हम ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं. दिस इंक्लूजन सर्व्स एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर इन द ब्लैक लिस्ट. ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज हैं जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट ही नहीं करती, तो उनको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं कि इनको सब अवॉइड करो, इनसे सब बॉयकॉट कर लो. बेसिकली जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज है. बट इसका ये है कि किसी कंट्री को जब ब्लैक लिस्ट में डालती है FATF, तो उसको वो टाइम टू टाइम देख लेती है कि क्या ये कंट्री दोबारा से ठीक है, दोबारा से इसको हम ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, इसने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, उसको कम किया है. टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हो सकती है लिस्ट में. ये नहीं है कि अगर हमने किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उसको हम निकाल ही नहीं सकते. बट द थिंग इज कि ये 2 कैटेगरीज हैं. अभी हमने जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनको ग्रे लिस्ट में रिसेंटली डाला है और कौन सी कंट्रीज हैं जो पहले से ग्रे लिस्ट में है. ऑल्सो कि कौन सी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री है जो रिसेंटली FATF ने ग्रे लिस्ट में डाली है. द आंसर इज माल्टा. Fourth current affair for today is International Day in Support of Victims of Torture. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 26 जून को हम एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस, वैसे ही 26 जून को हम एक और दिन के नाम से भी जानते हैं विच इज इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर. टॉर्चर एक ऐसा एक्ट है जिससे हम किसी को पनिश करते हैं और उसको सफर करना पड़ता है, फिजिकली भी मेंटली भी. ये किसी भी तरह का एक इनह्यूमन एक्ट हो सकता है और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जैसे कई लोगों को माइग्रेशन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे टॉर्चर सहना पड़ता है, और कई लोगों को टेररिज्म की वजह से, या फिर कई कंट्रीज में ऐसी डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या ऐसी अलग तरह की पनिशमेंट्स है जिसमें टॉर्चर इन्वॉल्व हो, जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज हो. उन सब चीजों को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को एलोकेट किया गया है. पहली बारी
1997 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को ऑब्जर्व किया था। सो इसका मेन एम हमने ऑलरेडी देख लिया है, टू टोटली इरेडिकेट टॉर्चर, पूरी तरह से टॉर्चर को खत्म करना। प्रेजेंटली जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है टॉर्चर के अगेंस्ट, विच इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, अदर क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, पनिशमेंट। सो इसको टोटल 162 कंट्रीज ने साइन किया है, रेटिफाई किया है। So next is Reliance Jio has recently collaborated with Google Cloud to provide 5G. So ये बहुत important question है कि Reliance Jio ने किस के साथ एक important partnership की है 5G प्रोवाइड करने के लिए। 5G हमें पता है कि बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में चल रहा है कि इससे हमें फास्टर इंटरनेट मिलेगा, लोगों को इससे ईज होगी। सो बेसिकली रिलायंस जियो ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेट किया है 5G प्रोवाइड करवाने के लिए, और रिलायंस जियो का जितना भी रिटेल बिजनेस है उसको भी इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि गूगल के साथ काम करके वो जो गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ई कॉमर्स है, या फिर उसके डिमांड फोरकास्टिंग ऑफरिंग्स हैं, उन सबको अपने में यूज कर सकती है। सो इट विल ऑल्सो ऑगमेंट इट्स कंप्यूट वर्कलोड फॉर रिटेल बिजनेस, taking advantage of all the major things of Google like AI, e-commerce, as we have already discussed. Next is Tax Inspectors Without Borders, TIWB. Recently भूटान में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस प्रोग्राम में क्या है, दो बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया भूटान में, दैट आर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। सो इसके अंडर जो इंडिया है उसको एज पार्टनर जुरिस्डिक्शन चूज किया गया, और इंडिया ही अपना एक टैक्स एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाएगा। ये प्रोग्राम 2015 जुलाई में लॉन्च किया गया था, ताकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि अभी डेवलप नहीं हो रही, एक फेज में है डेवलपिंग के, जैसे कि इंडिया, उनमें जो ऑडिटिंग कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। जितनी भी वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें एक तरह से इंस्पेक्शन हो पाए कि प्रॉपर टैक्सेशन के मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, ये सब कुछ। सो रिसेंटली भूटान में जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसी स्कीम के अंडर तो एक स्पेसिफिकली इंडिया को एक टैक्स एक्सपर्ट के तौर पे एक पार्टनरशिप रखी गई है इंडिया और भूटान की। सो नेक्स्ट इज गोवा हैज बिकम फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन कंट्री। रिसेंटली जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि पिछले 3 सालों में गोवा में एक सिंगल केस भी रेबीज का नहीं पाया गया, और ऑफिशियली जो गोवा है वो इंडिया की पहली स्टेट बन जाएगी रेबीज फ्री। और इस चीज को करने के लिए एक ऑलरेडी मिशन चल रहा था, मिशन रेबीज प्रोजेक्ट, जिसकी फंडिंग सेंटर से हो रही थी। तो रेबीज क्या है? रेबीज एक डेडली वायरस है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स में होता है, और जो एनिमल्स का स्लाइवा है उससे ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है, और ये बाइट के थ्रू, जब भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल बाइट करता है किसी भी ह्यूमन को तो उसमें रेबीज आ जाता है, अगर वो एनिमल ऑलरेडी रेबीज इन्फेक्टेड है। सो इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है स्ट्रे डॉग्स। नेक्स्ट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज है। फर्स्ट इज आर्चरी वर्ल्ड कप इन पेरिस। रिसेंटली आर्चरी का वर्ल्ड कप हुआ है पेरिस में, और इंडिया के अभिषेक वर्मा ने वहां पर इंडिविजुअल गोल्ड जीता है। अभिषेक वर्मा विंस कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल गोल्ड। सो ये आपको नाम भी याद रखना है, अभिषेक वर्मा कौन सा मेडल जीता है और आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, ये 3-4 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ था ऑसीजेक क्रोशिया में, वहां पर मिक्स्ड एयर पिस्टल टीम इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी, इन दोनों ने मिक्स टीम में सिल्वर मेडल जीता। सो दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ये योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू लॉन्च की है। इससे क्या होगा कि जितने भी फैमिलीज ने अपना कोई
मेंबर खोया है कोरोना वायरस की वजह से, उनको एक एक्स ग्रेशिया ₹50,000 की ग्रांट दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस बेसिकली दी जाएगी। So last current affair for today is EPGS. So EPGS क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, LIC हम जिसको बोलते हैं, उसने रिसेंटली एक वेब बेस्ड वर्कफ्लो बेस्ड IT प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है EPGS। जो ये न्यू प्लेटफॉर्म है ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जितनी भी पेमेंट है, कोई भी अकाउंटिंग है, कलेक्शन है, वो एक सेंट्रलाइज्ड एक वन प्लेटफॉर्म पर हमारे पास इकट्ठी सेंट्रलाइज्ड वे से इंटीग्रेट हो सके, इकट्ठी जगह पर हम सारा कुछ देख सके, जितने भी ऑटोमेटिक कोई भी रिकंसिलेशन करनी है, जितनी भी बैंकिंग का काम करना है, कोई भी नए फीचर्स लेके आने हैं, सब कुछ एक जगह पर हो सके। और साथ ही साथ अगर LIC में किसी और बैंक के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस हैं तो उन सब की हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए। सो अब हम एक इम्पॉर्टेंट कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं LIC से रिलेटेड। LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। LIC की फाउंडेशन कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर। So this was all about 27 June 2021's current affair. I hope you liked the video. Please stay tuned. Do like, share, comment and subscribe to my channel and keep supporting.